अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ सैफुर रहमान, एक्स लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, PhD स्कॉलर। आप सबको स्किल्स एकेडमी में खुश आमदीद। हमने एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में प्रॉपर क्लास 9 से लेकर PhD लेवल तक घर बैठे हुए इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। आज का हमारा मौजू है मजीद अमजद। मजीद अमजद की शायरी में अलामत निगारी। वो तमाम लोग जो उर्दू के नाम से वाकिफ़ हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, मजीद अमजद का नाम उन लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मजीद अमजद हमारे उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। उर्दू लिटरेचर अगर हम कहें मजीद अमजद के बग़ैर तो उर्दू लिटरेचर की कोई वक़्त नहीं है। मजीद अमजद कौन था, उसने इतना बड़ा नाम कैसे कमाया, उसकी शायरी में क्या है, आज उसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं। शायर की शायरी को समझने से पहले उसकी शख्सियत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी, हमी ने देखा है उसको, हमी ने देखा है उसको, हमें ख़बर है वो शख्स, दिलों की रोशनियाँ था, दिलों की ज़िंदगियाँ। आखिर कौन था ये मजीद अमजद? तो आइए ज़रा देखते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन उर्दू अदब में इन्हें मुमताज़ मकाम हासिल है। मजीद अमजद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में एक जानी पहचानी शख्सियत है। 29 जून 1914 को झंग में पैदा हुए। मैट्रिक झंग हाई स्कूल, FA गवर्नमेंट कॉलेज झंग और BA इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया। उर्दू शायरी के बानियों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा अपने दौर के जो 5 बड़े शोरा हैं ये उनमें शामिल हैं। बहुत वसीअ मुतालिया थे, ख़ास कर फ़ारसी और अंग्रेज़ी लिटरेचर इन्होंने पढ़ रखा था और उस पर इन्हें अबूर हासिल था। बहुत कम गो, अगर हम इनकी शख्सियत की बात करें तो कम बोलते थे, शर्मीले से थे, तन्हाई पसंद शख्सियत के मालिक थे। अपनी ज़ात और शायरी के बारे में क़तन गुफ्तगू पसंद नहीं करते थे। हकीकी मानों में उनका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि तन्हाई पसंद थे, अकेले रहना पसंद करते थे। उनके दोस्त अहबाब का तबका कोई वसी नहीं था। इंतहाई दयानतदार और ख़ुददार थे। नज़मों और गज़लों के ख़ास उसलूब की वजह से कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत पाई। उन्हें आज भी उर्दू नज़म का अजीम शायर तस्वुर किया जाता है। ये तो था उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बेसिक सा तारुफ। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि मजीद अमजद के बारे में अगर आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, MPhil के या PhD लेवल के, मजीद अमजद का क्वेश्चन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का लाजमी हिस्सा होता है। अगर आप लोग नंबर अच्छे लेना चाहते हैं या वैसे उर्दू से शगफ़ रखते हैं और मजीद अमजद के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को 20 किताबें खंगालने की क़तन ज़रूरत नहीं। ये 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करके सारी चीज़ों को कंपाइल कर दिया है, एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। तहकीक का हक़ मैंने अदा कर दिया है, तनकीद का आपको पूरा हक़ हासिल है। आप वीडियो को देखें, इसके बारे में अपने कमेंट्स दें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आइए ज़रा बात को आगे लेकर चलते हैं। मजीद अमजद की शादी उनकी कज़न से हुई। बड़ा फैक्टर है ये उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई। यही मैं समझता हूँ उनकी शायरी का एक बड़ा आंसर, जो उनकी शायरी में एक गहरा रंग नज़र आता है, यहीं से इब्तदा शुरू हुई है। उसके बाद बीवी से उनके ताल्लुकात उम्र भर खुनक रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी बीवी लेडी टीचर थी, वो झंग के एक स्कूल में पढ़ाती थी। मजीद अमजद अक्सर दूसरे मकामात पर रहते थे, तो इनकी आपस में जो मिजाज आशनाई है वो ना हो पाई। यही बड़ी वजह है, ये उनकी शख्सियत का आप क्लैश भी कह सकते हैं। शादी ज़्यादा अरसा ना चल पाई, अंजाम तलाक पर हुआ और मजीद अमजद की कोई औलाद ना थी। जवानी में अमजद खुश शक्ल थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता बीमार रहने लगे। बहुत दुबले पतले हो गए और दुबलापे ने उनकी हुस्न सूरत में कमी भी वाक़या कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत देर से मिली। ये हमारे ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा अलमिया है। कई साल जो है ना वो अपना हक लेने के लिए लोगों को जो है वो कोर्ट्स के धक्के जो है वो खाने पड़ते हैं। नौबत फाका कशी तक आ गई। 11 मई 1974 को अपने क्वार्टर वाक़या फरीद टाउन साहिवाल में इन्होंने वफ़ात पाई। ये तो हो गया जी इनका तारुफ। जब ये वफ़ात पा गए तो इनके लोहे मिज़ार पर आज भी इन्हीं का शेर जो है वो कनिंदा है। वो क्या है? कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, कटी है उम्र
بہاروں کے سوگ میں امجد میری لحد پر کھلے جاویداں گلاب کے پھول۔ یہ اتنے بڑے شاعر، زندگی میں لوگ ان کو نہ پہچان پائے۔ ان کا جو کلام ہے وہ زیادہ تر غیر مطبوعہ حالت میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی کتب جو ہے وہ شائع ہوئی ہیں۔ وہ کون سی ان کی کتب ہیں جو ان کو مرنے کے بعد شورۂ آفاق پر لے گئیں، ان کا ذرا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی پہلی کتاب ہے شب رفتہ، دوسری کتاب شب رفتہ کے بعد، تیسری میرے دل میرے مسافر، اور چوتھی کتاب کا نام ہے لوح دل۔ ناقدین مجید امجد کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر دور میں شاعری نے ایک نیا آہنگ اور نیا رنگ جو ہے وہ پکڑا ہے۔ پہلا دور کون سے ہے؟ 1933 سے 1958 تک ناقدین کہتے ہیں یہ مجید امجد کی شاعری کا پہلا دور ہے۔ دوسرا دور 1959 سے 1967 تک، اور تیسرا دور ہے 1968 سے 1974 تک۔ اب آتے ہیں ذرا اپنے موضوع پر کہ آخر علامت نگاری کیا ہے، اردو ادب میں یہ کہاں سے امڈ آئی، کون کون سے لوگوں نے علامت نگاری کا استعمال کیا، اور شعراء علامت نگاری کا استعمال آخر کرتے کیوں ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں علامت نگاری کیا ہے۔ علامت انسانی ادراک کا کامیاب ترین اظہار ہے۔ میں نے چند پوائنٹس میں ان چیزوں کو کمپائل کیا ہے، آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ یہ پوائنٹس ہی سمجھ لیں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ علامت انسان کے لفظی، بصری اور حیاتیاتی ادراک کی وسیع المعانی عملی تفسیر ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ سمبولزم استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں علامت نگاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مذہب، ثقافت، تہذیب اور معاشرے میں علامات کا استعمال ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ علامت نگاری کا آغاز جو ہے وہ فرانس کے ادبی چشمے سے پھوٹا ہے، اور اس پر زیادہ تر ناقدین جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب آتے ہیں مجید امجد کی شاعری میں علامت نگاری کے حوالے سے جائزہ۔ مجید امجد کے والد نے بچپن میں، یعنی مجید امجد اب بچپن میں تھے تو ان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ والد کا جو پیار ہے، پدرانہ شفقت ہے، اس سے ان کو محرومی ہوئی۔ یہ بھی ایک بڑا عنصر ہے جو ان کی شاعری میں اس طرح کی علامتوں کے استعمال کی بڑی وجہ بنا۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ان کی نظم بن کی چڑیا مصدقہ وجود کی علامت ہے۔ کس طرح سے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کیا گاتی ہے، کیا کہتی ہے، کون اس بھید کو کھولے۔ کیا گاتی ہے، کیا کہتی ہے، کون اس بھید کو کھولے، جانے دور کے کس ان دیکھے، دیس کی بولی بولے۔ کون سنے، ہاں کون سنے، اس کے راگ البیلے، سب کے سب بہرے ہیں، میداں وادی دریا ٹیلے۔ اسی طرح ان کی نظم ہے دور کے پیڑ، یہ نا آسودہ خواہشات کی علامت ہے۔ کیسے؟ میں تجھے ڈھونڈوں کہاں، ڈھونڈوں کہاں، میری نظروں سے گریزاں روشنی۔ ان کی نظم امروز، اس کے اندر ایک لفظ ہے کمل، یہ زندگی کی علامت کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ان کی نظم ہوٹل، اس میں لفظ اجرے کالر، یہ تہذیب کی ظاہری اقدار، اور اسی طرح ایک لفظ ہے گدلی انتڑیاں، یہ داخلی زندگی کی علامت کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک ہی شعر کے اندر دونوں علامتوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے سمویا ہے، دیکھیں ذرا۔ چھت پر بارش، نیچے اجلے کالر، گدلی انتڑیاں، ہنستے مکھ، ڈکراتی قدریں، بھوکھی مایا کے سب مان۔ اسی طرح ان کی نظم ہے توسیع شہر، اس کو انہوں نے دوراہا کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس طرح ہم گاؤں کو مسمار کر کے شہری زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں، نہ تو گاؤں جو ہیں صحیح طرح سے ہم ان کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کر پا رہے ہیں، اور نہ شہری زندگی سے صحیح معنوں میں محظوظ ہو رہے ہیں۔ ہم دو راستوں میں بٹ گئے ہیں۔ کس طرح سے یہ شعر ذرا ملاحظہ ہو۔ گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جو انہوں نے علامت کے طور پر اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی ہیں۔ چند ایک میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ قلم اور پینسل اٹھا لیں اور ان کو نوٹ کر لیں، یہ آپ کا پورا کویسچن جو ہے وہ کور ہو جائے گا، نوٹ کیجئے گا۔ پہرہ دار کی علامت مجید امجد نے محافظ کے طور پر استعمال کی ہے۔
इसी तरह झूमते खेत ये खुशहाली की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। दरख्त, मजीद अमजद के यहाँ दरख्त को बड़ी वैल्यू हासिल है। दरख्त की अलामत को वो ममता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पिदराना शफ़क़त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं उन्होंने दरख्त को महबूबा के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसी तरह चूल्हा, चूल्हा जो है उनकी नज़म का नाम है आग, उसके अंदर चूल्हा ज़िंदगी की अलामत, ज़िंदगी की हरारत के लिए इस्तेमाल किया है। बैल, बैल उनके यहाँ इस्तेहसाल और जबर की अलामत के लिए इस्तेमाल किया गया है। लहू, लहू की अलामत जो है यहाँ पर ख्वाहिशात का मर जाना, यानी ख्वाहिशात का लहू हो जाना के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये चंद चीदा अलामात का मैंने आपको इस्तेमाल समझाया। मजीद अमजद ने अपनी शायरी में कैसे इनको समोया है। अब मैं अपने टॉपिक को ज़रा क्लोज़ करता हूँ। मजीद अमजद अपने दौर का, ना सिर्फ अपने दौर का बहुत बड़ा शायर था, आज के दौर में भी मजीद अमजद को वही वक़्त हासिल है। अगर मैं कहूँ कि मजीद अमजद को कुछ अरसा और मिल जाता तो शायद वो उर्दू नज़म के लिए कुछ नई हयतें जो है वो मुरव्वज कर जाता। अपने दौर में जो मुरव्वजा हयतें मौजूद थीं, मजीद अमजद के लिए वो नाकाफ़ी थी। मजीद अमजद अपनी ज़ात की तरह, उसका जैसे उसकी ज़ात ज़िंदा व जावेद है, ऐसे उसका फ़न भी ज़िंदा व जावेद है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलाम।